सादर प्रणाम। देखिए, आपकी क्या विचारधारा है, मेरी क्या विचारधारा है, आपकी किस में आस्था है और मेरी किस में आस्था है, आप किस आर्थिक स्थिति से आते हैं, मैं किस आर्थिक स्थिति से आता हूँ, आपकी समाज में क्या स्थिति है, मेरी समाज में क्या स्थिति है, ये सब बात में कितना भी फर्क हो, कितना भी भेद हो, लेकिन हमें साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमें साथ रहने में, हमारे और आपके साथ रहने में संघर्ष की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। तभी भिन्न भिन्न मत के, भिन्न भिन्न विचारधारा के और भिन्न भिन्न दशाओं में जीवन यापन करने वाले लोग साथ जी सकते हैं। विचारधारा में भिन्नता हो पर साथ जीवन जीने में संघर्ष न हो। आप अपना जीवन शांतिपूर्वक जीते हो, हाँ, हम अपना जीवन शांतिपूर्वक जीते हो, ना आप हमारे जीवन में टांग अड़ाते हो, ना हम आपके जीवन में, आपके विचार में, आपके आस्था में टांग अड़ाते हो। तभी हम एक शांत समाज, एक शांत देश प्रदेश में रह सकते हैं और जीवन के चरम उद्देश्य को पा सकते हैं। और इसी की नींव डालने के लिए आप आगे चल के किस विचारधारा के हो जाते हैं, आप आगे चल के किस में आस्था रखते हैं, ये आपका विषय है। लेकिन भिन्न भिन्न विचारधारा, भिन्न भिन्न जाति समुदाय संप्रदाय से आए बच्चे एक साथ कम से कम रहना सीखें, एक साथ दिन बिताना सीखें, एक साथ जीवन यापन करना सीखें। इसकी ही नींव डालने के लिए उनको हम एक ऐसे विद्यालय में भेजते हैं जो विद्यालय सभी बच्चे को समान दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए एक समान वस्त्र का विधान होता है, उनके लिए एक समान फीस होती है, एक ही पाठ्यक्रम होता है, एक ही पुस्तक होती है, एक ही प्रश्न पत्र होता है। मतलब उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। बच्चों में ये बचपन से ये नींव ये डाली जाती है कि तुम्हारे साथ कोई भी हो, किस भी विचारधारा का हो, किस भी मत का हो, पंथ का हो, वो जो जिसमें चाहे आस्था रखता हो, लेकिन साथ उठना बैठना और जीवन जीना ये सीखना चाहिए। अब ये जो बुरखे में स्कूल आने के लिए जो विवाद खड़ा हुआ है, वो इसी सोच पर या इसी स्कूल की इसी आत्मा पर एक प्रहार जैसा है। आप उसी चीज़ को नष्ट कर देना चाहते हैं जो उन संस्थाओं की खूबी है, और उसको नष्ट करने के लिए आपके पास दलील क्या है कि मेरी मर्जी यानी मेरी चॉइस। आपकी चॉइस आप चाहते हैं कि आपकी चॉइस का सम्मान हो। आपको भी तो दूसरे की चॉइस का सम्मान करना पड़ेगा। किसी संस्था को पता है कि मेरे यहाँ भिन्न भिन्न समुदाय से, भिन्न भिन्न जातियों से, मत से, मजहब से, पंथ से छात्र पढ़ने आते हैं, तो उसको उसके हिसाब से अपने लिए नियम कानून बनाने के अधिकार हैं। तो उसकी चॉइस का सम्मान कौन करेगा? आपकी चॉइस का सम्मान आप चाहती हैं, दूसरे की चॉइस का सम्मान करना भी तो आपको सीखना चाहिए। चाहे वो संस्था हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो सरकारें हो। एक बात। दूसरी बात ये कि ये कहते हैं कि हमारे धर्म में इसका उल्लेख है। तो आपके धर्म में और भी बहुत चीज़ों का उल्लेख है। धर्म में उल्लेख है, इस बात को आधार बनाकर आप क्या क्या मांगे और मनवाना चाहती हैं सरकार से, समाज से, स्कूलों से, कॉलेजों से। आपके धर्म में बहुत कुछ का उल्लेख है। कल को आप कहेंगे कि लड़के लड़कियों का साथ पढ़ना ही अनुचित है, तो हम लड़कियों को अलग कर दिया जाए। बाद में ये भी दलील दी जा सकती है कि हमारे धर्म में काफिरों के साथ उठना बैठना भी अनुचित है, तो सिर्फ मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग से पढ़ने की व्यवस्था की जाए। बाद में ये भी बात आएगी कि काफिरों से पढ़ना भी हराम है, तो हमको मुस्लिम शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो धीरे धीरे आप जिस शिक्षण व्यवस्था को चाहती हैं वो मौजूद है मदरसों में। आपकी जो भी धर्म की मान्यता है उसके अनुसार आपके मदरसे चल रहे हैं। तो आप क्यों यहाँ पर वक्त जाया कर रहे हैं और लोगों को बेवजह परेशानी में डाल रहे हैं? अभी कल तक यही बच्चियाँ जो आज हिजाब के लिए सड़क पर उतर आई हैं, बिना हिजाब के आ रही थी स्कूल में, इनको कोई परेशानी नहीं थी। तो इसका मतलब है कि ये जो हैं, इनके कंधे हैं, बंदूक किसी और की है। अब ये बंदूक किसकी है? तो जाहिर सी बात है ये किसी न किसी संगठन की होगी जिसको देश में अशांति में लाभ मिलता होगा, सरकार को बदनाम करने में लाभ मिलता होगा। मोदी सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है, मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है। 2014 से नरेंद्र मोदी के ऊपर यह आरोप लगाकर पता नहीं कितने लोगों ने अपनी तकदीर चमका ली, पता नहीं कितने लोगों की पुस्तकें बेस्ट सेलर बन गई। कुछ लोग 2002 में
जो नरेंद्र मोदी की छवि गढ़ने में सफल रहे, उस छवि से नरेंद्र मोदी को मुक्त नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी उस छवि से बहुत दूर निकल आए हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार जब से केंद्र में है, तब से इस सरकार ने कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं बनाया जो मुसलमानों के खिलाफ हो। तब से इस सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार में मुसलमान लाभार्थी बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर जैसे आरोप लगाए जाते थे, उस हिसाब से नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो मुस्लिमों के खिलाफ जिसको बताया जा सके। अब ये जो राजनीतिक दल हैं जो सीधी लड़ाई इस सरकार से नहीं लड़ पा रहे हैं, सीधी लड़ाई लड़ने का मतलब है कि सरकार में कोई ऐसी खामी खोजिए या सरकार के कदम को जनता के जो हित में न हो उसको सही ढंग से जनता के सामने रखिए और जनता में भी विश्वास आए कि हाँ, सरकार का ये कदम जो है वो देश हित में, जनहित में नहीं है, तो जनता आपके साथ में आए। तो जो ऐसी सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं मोदी से, वो ऐसी घटनाओं का इंतजार कर रहे हैं जिसकी आड़ लेकर मोदी सरकार को परेशान किया जाए, मोदी सरकार की एक छवि बनाने की कोशिश की जाए, मुस्लिम विरोधी, दलित विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, ऐसी छवि। अब शाहीन बाग की जो आंदोलन था, वो आंदोलन संजोग से कोरोना की महामारी फैल गई तो जिसके बहाने उठ गया, वरना वो आज तक नहीं खत्म हुआ होता। बहाना क्या बनाया जा रहा है ऐसे आंदोलनों का? सीएए, एनआरसी कि वो धारा बताने में ये सक्षम नहीं थे कि कौन सी धारा के तहत भारत से मुसलमानों की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा होगा, कैसे होगा इसका कोई व्याख्या नहीं थी, कानून में कौन सी धारा है इसका कोई अता पता नहीं था। लेकिन ऐसा होगा, एक आशंका फैलाकर इनको सड़क पर बिठा दिया गया और एक लंबे समय तक ये बैठे रहे। और विडंबना देखिए कि देश में लोकतांत्रिक देश में आपको आंदोलन करने का पूरा अधिकार है। आपको ये देश का संविधान अगर अधिकार देता है धरना प्रदर्शन और अपनी मांग को सरकार के सामने रखने का, तो वही संविधान इस नागरिकों को भी सामान्य जीवन जीने का अधिकार देता है। लेकिन रास्ते रोककर साल भर बैठ रहे हैं आंदोलनकारी, और हमारे देश की न्यायपालिका एक लफ्ज़ नहीं बोलती है इस विषय पर कि भाई इस देश के में जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं या संवैधानिक अधिकार हैं वो केवल आंदोलनकारियों के नहीं हैं, वो सामान्य नागरिकों के भी हैं। किसान आंदोलन की आड़ में साल भर रास्ता बंद रखा गया। तो लोकतंत्र में आंदोलन तो समझ में आता है, लेकिन जिद एक अजीब तरह का आंदोलन है जिसमें ये बताया भी नहीं जा पा रहा है कि आंदोलन है किस विरोध में। कानून की कौन सी धारा है जिसके आप विरोध में हैं? कानून की कौन सी धारा, जो भी कानून लाया जा रहा है या बनाया जा रहा है, उसकी कौन सी धारा है जिसकी आड़ में आपको सताया जाएगा या किसी को सताया जाएगा, उसका उल्लेख भी नहीं कर पा रहे हैं और उसके विरोध में लंबी अवधि तक सड़क पर बैठ जा रहे हैं। ये जो पिछले 3 आंदोलन दिखे, ये आंदोलन कम थे, जिद ज़्यादा थी। एक जिद थी इस सरकार को हिंदू सरकार बताकर इसके खिलाफ लड़ाई की जिद। ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत में जो चुनाव होते हैं, जो सरकार का गठन होता है, वो संविधान के अनुसार होता है और संविधान के अनुसार ही ये सरकार चुन के आई है और बार बार आ रही है। ये कोई हिंदुओं की सरकार नहीं है, ये कोई जबरदस्ती सत्ता पे आसीन हो गई सरकार नहीं है। ये लोकतांत्रिक सरकार है। ये जितनी मेरी है उतनी आपकी है, उतनी उनकी भी है। लेकिन इस सरकार को एक धर्म विशेष का बताकर इसके खिलाफ जिद पे उतर आना और निहायत भौड़ी और निहायत तर्कहीन बातों को मनवाने का प्रयास करना और न मानने पर इस सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी, मुस्लिम विरोधी बताना। और ये दूसरे बहुसंख्यक जो हैं वो अपने आप को अल्पसंख्यक पता नहीं कब तक कहलाते रहेंगे। जैसे कुछ लोग बूढ़े होने तक अपने आप को युवा कहलाना पसंद करते हैं, वैसे ये दूसरी सबसे बड़ी जो संख्या है जिनकी, वो अल्पसंख्यक कहलाए जा रहे हैं आज तक। अच्छा, इसमें एक मज़ेदार बात देखिए कि द गार्जियन, ये जो ब्रिटेन का अखबार है, ये इस मामले पर रुचि दिखाते हुए लिखता है कि भारत में अल्पसंख्यक डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसके आने के बाद हेट स्पीच में बढ़ोतरी हुई है। ये
ये बुरखे को लेकर, ये जो हिजाब को लेकर प्रकरण है, इसमें ही ये गार्जियन ये बात कहता है। वो ये गार्जियन ये कभी नहीं बताता है कि उसके ब्रिटेन में बुरखा बैन है। आप एक ही चीज़ को लेकर दो देशों में अलग अलग धारणा कैसे रखते हैं? आप अगर बुरखे को इस बैन के योग्य मानते हैं तो आपके कुछ अपनी दलील होंगी। अपने देश के लिए आप बुरखा बैन मानते हैं, वो दूसरे देश के लिए आप सही कैसे मानते हैं? तो शाहीन बाग का आंदोलन तो खत्म हो गया कोरोना महामारी की वजह से, और किसान आंदोलन जो खत्म हुआ वो तो सरकार को संसद में बनाए अपने कानून वापस लेने पड़े तब खत्म हुआ। अगर ये आंदोलन, ये जो हिजाब का आंदोलन है, ये ऐसा ही रूप लेता है, और जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सरकार को नहीं घेर पाने वाले लोगों को तो ऐसा मुद्दा चाहिए जिससे सरकार को परेशान करें। तो ये आंदोलन अगर ऐसा ही रूप लेता है और सरकार तटस्थ होकर दर्शक बनकर देखती रहती है शाहीन बाग की तरह और किसान आंदोलन की तरह, तो क्या हश्र होगा? धार्मिक स्वतंत्रता पर न्यायालय में कई बार वाद आ चुके हैं, और खास करके धार्मिक स्वतंत्रता में ये वस्त्र और दाढ़ी रखने को लेकर, जिसमें सब कुछ क्लियर है, उसमें पहले के निर्णय हैं, लेकिन हर बार ये सरकार न्यायालय के सामने फिर एक नया रूप लेकर आ जाते हैं और न्यायालय भी इसको एक नए रूप में विचार करना शुरू कर देती है। ये जो सड़क पर खड़े बच्चियां जो कहते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और ये जो कुछ नेता हैं जो माइकों से और मंचों से चिल्लाते रहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, बिना पढ़े और बिना पूरी अनुच्छेद 25 का वर्णन किए ये एक झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अत्यंतिक अधिकार नहीं है, यानी एब्सोल्यूट आप जो चाहिए सो करिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी नियमों और शर्तों के अधीन है। आप धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे कुरीतियाँ नहीं फैला सकते, आप धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे सकते, आप धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो धार्मिक स्वतंत्रता की एक सीमा है। धार्मिक स्वतंत्रता का दो पक्ष होता है, एक आंतरिक एक बाह्य पक्ष। आंतरिक पक्ष, आप धार्मिक स्वतंत्रता, आपका जो आंतरिक पक्ष है उसमें आप की कोई सीमा नहीं है, आप अपनी आस्था को जहाँ तक चाहिए ले जाइए। लेकिन जब धार्मिक स्वतंत्रता, जब धर्म का बाहरी अंग जो होता है, जिसमें होता है प्रचार प्रसार, समारोह, त्यौहार, तो ये इससे दूसरे भी प्रभावित होते हैं, तो वो अत्यंतिक नहीं हो सकता है, उसकी एक सीमा होती है। ये जो खड़े होकर सड़क पर चिल्लाने की आदत बन गई है कि आर्टिकल 25 हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो आर्टिकल 25 पहले ढंग से पढ़िए और उसके बाद वो देखिए कि वो धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे कुरीतियाँ और लोक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने की कोई अलाउ नहीं करता है। देखिए, लोकतंत्र की आत्मा जो है वो है चुनाव। अगर कोई सरकार आपको पसंद नहीं है, कोई किसी सरकार के क्रियाकलाप पसंद नहीं है, आपको सरकार जन विरोधी लगती है, वोट के जरिए उस सरकार को बदला जा सकता है। आंदोलन भी होते हैं। सरकार के किसी कदम को अगर आप अपने खिलाफ मानते हैं, या कोई संगठन या कोई संस्था अपने खिलाफ मानती है, या कोई जाति समुदाय संप्रदाय अपने खिलाफ मानती है, तो उसको आंदोलन करने का पूरा हक है। लेकिन अगर आपके आंदोलन से सरकार नहीं झुकती है या आपकी बात नहीं मानती है, तो क्या आप गृहयुद्ध छेड़ देंगे, नागरिकों को बंधक बना लेंगे, आम नागरिकों को या किसी क्षेत्र विशेष को या किसी जिले विशेष को के आम नागरिकों को आप उसके अधिकारों से वंचित कर देंगे? नहीं। अगर सरकार नहीं झुकती है तो आप उसके खिलाफ एक अभियान चलाइए, लोगों में जागरूकता पैदा कीजिए, लोगों को उसके इस कदम से होने वाले दुष्परिणाम को बताइए और चुनाव में उनको जवाब दीजिए। ये लोकतंत्र है। गृह युद्ध छेड़ना लोकतंत्र नहीं है। ये जो जिद चल रही है सरकार को झुकाने की, ये एक अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, और सरकार को भी चाहिए कि इस तरह के आंदोलनों को इतने लंबे समय तक इस तरह खींचने न दे। इसका कोई समाधान सरकार को सोचना चाहिए। आंदोलनकारियों को भी इसके विषय में विचार करना चाहिए। सादर प्रणाम।